हेलो एंड गुड इवनिंग टू ऑल। आज के दो प्रश्नों की तरफ बढ़ते हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए। तो पहला प्रश्न देखते हैं कि भारत की क्षेत्रीय उपग्रह प्रणाली नाविक के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। जो इंडिया का रीजनल नेविगेशन सिस्टम है नाविक, उसकी बात कर रहा है, उसके बारे में सवाल पूछ रहा है। तो जो पहला ऑप्शन है वो है इसरो लॉन्च्ड सेकंड जनरेशन सैटेलाइट ऑफ नाविक एज इट्स 100th मिशन। तो इसरो ने सेकंड जनरेशन सैटेलाइट जो है नाविक के वो भेजा है और अपने 100वें मिशन में भेजा है। तो ये तो थोड़ा सुर्खियों में है, ये आप समझ में आ रहा होगा कि ये क्या है, सही है गलत है। पहले दूसरी लाइन को देखते हैं कि दूसरी पीढ़ी के उपग्रह पर या उपग्रह में रुबिडियम परमाणु घड़ी है और भारत इसे हासिल करने वाला अमेरिका के बाद दूसरा देश है। तो जो सेकंड जनरेशन के जो सैटेलाइट भेजे जा रहे हैं उसमें एटॉमिक क्लॉक है और वो रुबिडियम मेटल की बनी हुई है और ऐसा करने वाला यानी कि रुबिडियम एटॉमिक क्लॉक बनाने वाला भारत दूसरा देश है अमेरिका के बाद, ऐसी स्टेटमेंट है। तीसरी है इट कंटेन्स कॉन्स्टलेशन। तो एक सैटेलाइट का समूह है, इसमें 7 उपग्रहों का समूह है जिनमें से 4 भूस्थिर कक्षा में है, जियो स्टेशनरी में है, और 3 भू समकालिक कक्षा में है। तो 3 जो है वो कह रहा है, जो 4 है वो जियो स्टेशनरी में है और जो 3 है वो जियो सिंक्रोनस में। ऐसी बात है यहाँ पर कि इन कंटेन्स कॉन्स्टलेशन ऑफ 7 सैटेलाइट, 4 आर इन दी जियो स्टेशनरी, 3 इन दी जियो सिंक्रोनस। तो पता करना है कि करेक्ट क्या है। तो देखिए ये तो न्यूज़ में आ रहा है कि इसरो ने जो लॉन्च किया अपना 100th मिशन लॉन्च किया है, लेकिन उस 100th मिशन में जिसको कि GSLV F-15 के द्वारा लॉन्च किया गया है उसकी बात है। तो F-15 के द्वारा जो लॉन्च किया गया है उसमें 100th मिशन में वो सेकंड जनरेशन है किसका, नाविक सैटेलाइट का। और उस जो सैटेलाइट है उसका नाम है NVS-02 यानी कि नेविगेशन सैटेलाइट 02। तो जो इसरो है जो उसका नाविक सिस्टम है, जो रीजनल सिस्टम है, उसको अपडेट कर रहा है। 7 सैटेलाइट का वो समूह है, वहाँ पर 7 सैटेलाइट उसमें यूज़ होते हैं जिसको अपडेट किया जा रहा है और सेकंड जनरेशन में लगभग 5 भेजे जाएंगे यहाँ पर। तो NVS-234 NVS-05 तक उसको भेजा जाएगा स्लोली। पहला 2023 में भेजा गया था, तो यहाँ पर 5 पूरे किए जाएंगे, उनको अपडेट किया जा रहा है। तो जो पहली स्टेटमेंट है वो सही है, सेकंड जनरेशन सैटेलाइट है नाविक का, 100th मिशन है उसके द्वारा भेजा गया। अब दूसरे पे चलते हैं कि दूसरे में क्या है कि सेकंड जनरेशन सैटेलाइट है कंटेन रुबिडियम एटॉमिक क्लॉक। तो रुबिडियम एटॉमिक क्लॉक जो है वो बहुत एक्यूरेट क्लॉक है अगर कहें तो। रुबिडियम ये मेटल है, बहुत आसानी से कट जाती है, पोटाशियम वाली क्लास में है तो बहुत इजीली इसको कट किया जा सकता है, सॉफ्ट है ये। तो रुबिडियम मेटल है, इससे एटॉमिक क्लॉक बनाई गई है और किस लिए बनाई गई है कि बहुत एक्यूरेट जो है वो टाइम दे सके। ऐसा क्यों किया गया है, टाइम के लिए क्यों किया गया है, क्योंकि जो भी इस तरीके का सिस्टम है जैसे नाविक है, GPS है, उनके 3 पार्ट होते हैं। ऐसे ही जो नाविक है उसके 3 पार्ट हैं जिसको इसरो कहता है कि PVT, पोजीशन, वेलोसिटी यानी वेग, और टाइमिंग। तो टाइमिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, टाइमिंग एग्जैक्ट होगी तभी उस लोकेशन और पोजीशनिंग का फायदा होगा। तो GPS में उसे वो PNT कहते हैं, इनसे नेविगेशन कहते हैं, यहाँ पर वेलोसिटी कहते हैं, मतलब वही है। नेविगेशन के लिए यूज़ होगा, पोजीशनिंग के लिए यूज़ होगा, टाइमिंग के लिए यूज़ होगा। तो टाइमिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए रुबिडियम यहाँ पर क्लॉक यूज़ की गई है। फिर उसी में सेंटेंस है, और ये सेकेंड जनरेशन में जो NVS-1 भेजा गया था उसमें ये पहली बार यूज़ किया गया था। तो सेकेंड जनरेशन जो सैटेलाइट है उनमें भेजा जा रहा है ये रुबिडियम क्लॉक, और भारत ऐसा करने वाला दूसरा देश ना होकर 5वां ऐसा देश है। तो इंडिया 5th है। पहले नंबर पे ऑब्वियसली कई सारे हैं, USA है, यूरोपियन स्पेस एजेंसी है, रॉसकॉमोस है, रॉसकॉस्मोस जो रशिया की है, और जो चाइना की स्पेस एजेंसी है वो भी है। तो इन चारों के पास पहले ही है और भारत ने अपनी बना ली है, भारत ने सेकंड जनरेशन सैटेलाइट में इसे भेजा है। तो चलिए देखते हैं दूसरी स्टेटमेंट को, देखते हैं कि सेकंड जनरेशन सैटेलाइट है कंटेन रुबिडियम एटॉमिक क्लॉक, ये बात सही है, पर इंडिया इज ओनली सेकंड कंट्री आफ्टर USA टू अचीव दिस, ये गलत है यहाँ पर। अब चलते हैं जो लास्ट स्टेटमेंट है उसके ऊपर
कि कितने सैटेलाइट का है वो हमने बात कर ली है कि 7 सैटेलाइट का ये समूह है। इनको इस तरीके से फैलाया गया है, भारत के ऊपर फोकस करते हैं, और साथ ही एक्सटेंड जो होती है इनकी बाउंड्री 1500 किलोमीटर और होती है। तो भारत के अलावा जो पड़ोसी देश हैं 1500 किलोमीटर की दूरी तक, वो भी इसका यूज़ कर सकते हैं। इसीलिए इसको इंडियन रीजनल सिस्टम भी कहा जाता है, यानी कि पूरे एक रीजन को ये देता है। और जो इसकी एक्यूरेसी है वो 20 मीटर के आसपास है, और अगर बहुत की जाए तो 5 मीटर तक भी पहुंच जाती है। तो 5 मीटर तक इसकी फाइनेस्ट पहुंच सकती है। और इस नेविगेशन सैटेलाइट के 2 पार्ट हैं अगर देखें तो नाविक के। तो यहाँ पर SPS है, स्टैंडर्ड पोजीशनिंग सिस्टम, और रिस्ट्रिक्टेड। रिस्ट्रिक्टेड जो यूज़ है वो मिलिट्री के लिए है और स्ट्रेटजिक पर्पस के लिए है, और जो स्टैंडर्ड पोजीशनिंग सिस्टम है ये ओपन है सभी के लिए, सिविलियन के लिए भी। तो नाविक इस तरीके से 2 तरीके काम करता है। और अब चलते हैं जो सैटेलाइट्स हैं उन पर चलते हैं। यहाँ पर अगर देखें तो 7 सैटेलाइट का एक समूह है, वो बात हो गई है। लेकिन यहाँ पर इशू ये है कि जो 4 सैटेलाइट हैं वो पेयर्स में रहते हैं, 8 की फॉर्म में रहते हैं। अगर यहाँ पर देखें तो 8 बनाकर ये पृथ्वी के ऊपर सर्कुलेशन करते हैं। जो ये 8 बनाकर करते हैं, ये 4 सैटेलाइट रहते हैं जियो सिंक्रोनस में, और जो 3 रहते हैं वो रहते हैं जियो स्टेशनरी में। जियो स्टेशनरी जो सैटेलाइट हैं वो रहते हैं पृथ्वी से 35,786 किलोमीटर की ऊंचाई पर। जियो सिंक्रोनस भी रहते हैं 35,786 किलोमीटर की ऊंचाई पर। लेकिन फ़र्क ये है कि जियो स्टेशनरी है वो इक्वेटर के एग्जैक्ट ऊपर होते हैं, और जो जियो सिंक्रोनस है उनमें एक एंगल होता है, जैसे कि भारत के केस में 29 डिग्री का एंगल है। तो भारत के जो 3 सैटेलाइट है वो जियो स्टेशनरी में रहते हैं, और जो 4 सैटेलाइट हैं वो जियो सिंक्रोनस में रहते हैं। जियो सिंक्रोनस याद रखने के लिए, क्योंकि पेयरिंग में रहते हैं इसलिए वो 4 होने जरूरी है, 3 में पेयर नहीं बनेगा। और 7 सैटेलाइट का हमारा सारा वो सिस्टम है। तो यहाँ पर अगर देखें तो इसके यूजेज हमें पता ही है कि ये नेविगेशन में काम आएगा, ट्रैकिंग में काम आएगा, टाइमिंग में काम आएगा। अब भारत ने 1 नेशन 1 टाइम का कंसेप्ट कर दिया, उसके लिए भी ये जो सैटेलाइट्स हैं यही इंपॉर्टेंट है ताकि वो टाइमिंग सही रहे। तो चलिए अब देखते हैं अपने प्रश्न को, वहाँ पर क्या था। तो एक सही था, दूसरी गलत हो चुकी थी। तीसरी को देखते हैं। इट कंटेन्स कॉन्स्टलेशन ऑफ 7 सैटेलाइट, 4 आर इन द जियो स्टेशनरी ऑर्बिट एंड 3 इन द जियो सिंक्रोनस ऑर्बिट। तो पेयरिंग के कारण ये 4 होना चाहिए था, ये 3 होना चाहिए था। तो ये स्टेटमेंट भी हमारी गलत हो जा रही है। तो देखते हैं चूज द करेक्ट ऑप्शन क्या है। 3 ओनली, 2 ओनली, 1 ओनली, और 1 एंड 3 ओनली। तो 1 ओनली है। ठीक है, तो इस तरीके के प्रश्न वहाँ पर पूछे जाते हैं यूपीएससी में भी, और पीसीएस में भी अब थोड़ा सा जो लेवल है वो बढ़ गया है। चलिए उसी तरीके का एक इतिहास से प्रश्न है। पहली कैबिनेट क्या थी जो इंडिपेंडेंस के बाद, उससे रिलेटेड है, उसको देखते हैं। इसमें से भी बहुत प्रश्न आते रहे हैं और आते रहेंगे। तो पहली स्टेटमेंट है, राजेंद्र प्रसाद स्वतंत्र भारत के पहले खाद्य और कृषि मंत्री थे। तो राजेंद्र प्रसाद पहले फूड एंड एग्रीकल्चर मिनिस्टर थे, एक स्टेटमेंट है। राजेंद्र प्रसाद संविधान सभा के अध्यक्ष भी थे, दूसरी स्टेटमेंट है। सी राजगोपालाचारी स्वतंत्रता के तुरंत बाद भारत के गवर्नर जनरल बने। M.A. जिन्ना स्वतंत्रता के तुरंत बाद पाकिस्तान के गवर्नर जनरल बने। तो आज़ादी के बाद की बात हो रही है। तो चलते हैं पहले 4th स्टेटमेंट पे। मोहम्मद अली जिन्ना का पाकिस्तान बनाना और उनका जो एम था, उनका एम इकलौता एम था कि जो पोजीशन वायसराय के पास है, जिसको पूरे इतिहास में 150 सालों से देखते आ रहे थे, पहले गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया, फिर वायसराय ऑफ इंडिया, जिन्ना की नज़र उसी पोस्ट पे थी जो माउंटबेटन के पास थी आज़ादी के समय। 15 अगस्त 1947 से पहले वो भारत के वायसराय भी हुआ करते थे और गवर्नर जनरल इंडिया भी हुआ करते थे। वायसराय का मतलब कि वो डायरेक्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी है उनकी क्राउन की तरफ। लेकिन 15 अगस्त 1947 के बाद और पाकिस्तान के केस में 14 अगस्त 1947 के बाद वो वायसराय वाला कंसेप्ट हट गया, गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया बच जाता है। उस गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया के ऊपर जिन्ना साहब की पहले से नज़र थी, लेकिन इंडिया उनको मिला नहीं, पाकिस्तान मिलता है। तो 14 अगस्त 1947 को वो बनते हैं पहले गवर्नर जनरल ऑफ पाकिस्तान। तो ये जो स्टेटमेंट है यहाँ पर सही है। अब बात आती है सी राजगोपालाचारी की।
तो भारत के केस में ऐसा नहीं था। नेहरू चाहते थे कि जो माउंटबेटन है थोड़े दिन तक टिके रहें गवर्नर जनरल की पोस्ट पर, क्योंकि जो कम्युनिकेशन है वो बेटर कर पाएंगे। तो उसलिए भारत के केस में इमीडिएटली माउंटबेटन ही गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया बने रहे, लेकिन बाद में 1948 में जाकर सी राजगोपालाचारी बनते हैं भारत के गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया, और ये पहले इंडियन है, फर्स्ट इंडियन और लास्ट भी। तो पहले इंडियन भी जो गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया बने और लास्ट व्यक्ति भी जो गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया बने यानी कि इंडियन, वो सी राजगोपालाचारी हैं। और इनके समय में जो मोनार्क हुआ करते थे, जो किंग थे इंग्लैंड के, वो भी हुआ करते थे, एग्जिस्ट करते थे। उनका नाम था जॉर्ज सिक्स्थ। तो जॉर्ज सिक्स्थ मोनार्क थे यानी कि किंग थे, और ये उनके गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया थे। ये पोस्ट अबॉलिश होती है 26 जनवरी 1950 को, जब भारत एक रिपब्लिक बन जाता है। अब चलते हैं उन पहले दो की तरफ। तो राजेंद्र प्रसाद जो है सर्व्ड एज, पहले चलते हैं दूसरे की तरफ। राजेंद्र प्रसाद सर्व्ड एज प्रेजेंट चेयरमैन ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। तो हम सब जानते हैं कि पहले राष्ट्रपति भी यही थे, और जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली थी उसके चेयरमैन भी यही थे। जब पहली बैठक होती है 9 दिसंबर 1946 को, उसी वक्त चुन लिया जाता है इनको, और ये 11 दिसंबर यानी कि 11/12/1946 को बन जाते हैं उसके प्रेसिडेंट। वहाँ पर दो शब्द यूज होते हैं, प्रेसिडेंट या चेयरमैन, तो कुछ भी पूछा जा सकता है। तो ये वहाँ पर बने रहते हैं, और उसके बाद फिर ये बन जाते हैं भारत के राष्ट्रपति। लेकिन जब ये चेयरमैन थे तभी भारत आज़ाद भी होता है, और जब आज़ाद होता है तो इनको 15 अगस्त 1947 को शपथ भी दिलाई जाती है, पहले एग्रीकल्चर और फूड एंड एग्रीकल्चर मिनिस्टर की आफ्टर इंडिपेंडेंट ऑफ इंडिया। तो चलिए यहाँ पर देखते हैं, पहले तो कुछ और देख लेते हैं कौन कौन थे पहले कैबिनेट में। उस पर बहुत सवाल आता है, कई बार आए हैं, एक बार निगाह से देख लेते हैं। ये ओरिजिनल PDF है जो उस दिन ही उन्होंने टाइप की थी। तो यहाँ पर अगर देखें तो जवाहरलाल नेहरू ये प्राइम मिनिस्टर भी थे इंडिया के, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर भी थे यानी कि फॉरेन अफेयर भी इनके पास था, कॉमनवेल्थ रिलेशन भी इन्हीं के पास था 3, और साइंटिफिक रिसर्च भी इन्हीं के पास था। तो 4 पोर्टफोलियो जवाहरलाल नेहरू के पास थे। सरदार वल्लभ भाई पटेल ये डिप्टी प्राइम मिनिस्टर भी रहते हैं, और इनकी मृत्यु के बाद ये पोस्ट को अबॉलिश कर दिया जाता है। बाद में जाकर अडवाणी बनते हैं, फिर बीच में अपने देवीलाल भी बने थे, तो बहुत से लोग बने, लेकिन पहले शुरुआत में सरदार वल्लभ भाई पटेल डिप्टी प्राइम मिनिस्टर रहे। जो इम्पोर्टेंट था इनके पास, ये मिनिस्ट्री ऑफ होम भी थे, इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग भी थे, और मिनिस्ट्री ऑफ स्टेट जो कि देसी रियासतों को एकजुट करने के लिए बनी थी। तो 4 पोर्टफोलियो इनके पास भी थे। तो जवाहरलाल नेहरू और वल्लभ भाई पटेल का लेवल लगभग एक तरीके से देख सकते हैं बराबर इक्वालिटी थी वहाँ पर। राजेंद्र प्रसाद फूड एंड एग्रीकल्चर मिनिस्टर, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद एजुकेशन, जॉन मथाई ट्रांसपोर्ट, बलदेव सिंह डिफेंस, बहुत बार प्रश्न आता है, जगजीवन राम लेबर, CH भाभा कॉमर्स, रफ़ी अहमद किदवाई कम्युनिकेशन मिनिस्टर थे, राजकुमारी अमृत कौर ये बहुत इंपॉर्टेंट आता है हेल्थ थे, डॉक्टर BR अम्बेडकर लॉ मिनिस्टर, RK षणमुखम चेट्टी या शेट्टी फाइनेंस, श्यामा प्रसाद मुखर्जी भी पोर्टफोलियो में थे। तो याद रखें इंडस्ट्री और सप्लाई का चार्ज इनके पास था। श्री NV गडगिल वर्क्स माइंस एंड पावर। तो ये थे पहले यूनियन कैबिनेट जो 15 अगस्त 1947 को शपथ लेती है। तो चलिए प्रश्न को हल करते हैं और समाप्त करते हैं आज के वीडियो को। तो ये भी स्टेटमेंट सही है, ये भी सही है, ये भी सही है, और ये गलत है। तो पहली, दूसरी, चौथी सही है। देखते हैं क्या ढूंढना है, करेक्ट ढूंढनी है। तो पहली, दूसरी और चौथी, तो ये हमारी स्टेटमेंट सही है। तो इसी के साथ आज के इम्पोर्टेंट वीडियो को समाप्त करते हैं। फिर मिलेंगे ऐसे ही इम्पोर्टेंट टॉपिक और क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।